वेलकम स्टूडेंट्स। हमने जो पीछे है लास्ट क्लास के अंदर डिफरेंशिएशन पढ़ा था। डिफरेंशिएशन के दो पार्ट पढ़े हमने, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। और हमने डिफरेंशिएशन को जो है जितना फिजिक्स में जो मोस्टली यूज़ होने वाला उसको हमने जो है कवर कर लिया, पढ़ लिया है, ताकि रास्ते में हमारे काम आता रहेगा। यानी कि हम जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे जो है लेसन्स के टॉपिक्स के अंदर जो है हमारे काम चलता जाएगा। बच्चों आज जिस हम टॉपिक की बात करने वाले हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों इंटीग्रेशन। तो हम बात करते हैं आज के टॉपिक की, जिसका नाम है इंटीग्रेशन, यानी कि बच्चों जिसे आप लोग समाकलन कहते हो हिंदी में। तो इंटीग्रेशन क्या है, तो इसके लिए एक बार हम इंटीग्रेशन को साइड में रखते हैं। हम बात करते हैं पहले डिफरेंशिएशन की, यानी कि डिफरेंशिएशन भी हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। हम थोड़ा सा इसको देखते हैं डिफरेंशिएशन को, कि डिफरेंशिएशन क्या था या कब हम इसको यूज़ ले रहे थे। तो डिफरेंशिएशन से ही हम लोग इंटीग्रेशन का जो है इस स्टेप बाय स्टेप जो है इसकी तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम बात करते हैं, जैसे आप 9th 10th क्लास में भी आप पढ़ के आए हो, एक चीज़ पढ़ के आए आप लोग, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यानी कि जिसे आप विस्थापन कहते हैं। आप वेलोसिटी भी पढ़ के आए हैं, जिसे आप वेग कहते हैं। आप एक्सीलरेशन भी पढ़ के आए हैं, जिसे आप त्वरण कहते हैं। ये भी हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स के अंदर जो है हम ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। बट आप एक बार ये चीज़ें पढ़ के आए हो, इनकी डेफिनेशंस जो थी आप लोग ये चीज़ें जो है आप पढ़ के 9th 10th क्लास के अंदर, छोटी क्लास के अंदर ये चीज़ें पढ़ के आए हो। इनकी डेफिनेशंस तक जो है आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो हम देखते हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट की बात करें, यानी कि विस्थापन की, यानी कि जो शॉर्ट लेंथ होती है, यानी कि अगर मैं कोई डायग्राम बनाऊं, ये मैंने ए पॉइंट लिया, ये मैंने बी पॉइंट लिया, ये मैंने सी पॉइंट लिया, यानी कि एक तो मैं ए से बी जाऊं, बी से सीधा सी जाऊं, ये तो होती है डिस्टेंस। मुझे सी पर जाना, मैं क्यों ना यहाँ से इधर ही चला जाऊं, यहाँ से भी तो जा सकता था। तो ए फर्स्ट पॉइंट से लेकर लास्ट पॉइंट तक जो होता है, यानी कि इनिशियल फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक के बिटवीन की जो शॉर्ट डिस्टेंस होती है, कि बीच की सीधी दूरी होती है बच्चों, उसे विस्थापन, उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये हम बाद में पढ़ेंगे, एक बार हम शॉर्टली बता रहे हैं तो ताकि हम डिफरेंशिएट जो इंटीग्रेशन है उसको समझ सके, हम क्या क्या चीज़ है इंटीग्रेशन। उसके बाद हम बात करते हैं वेलोसिटी की, यानी कि वेग। आप बाइक यूज़ करते हो, गाड़ी यूज़ करते हैं जैसे हम लोग, तो हमें पता है कि जैसे फॉर एग्जांपल है, बाइक की सुई जो है 60 के ऊपर चली हुई, बाइक कोई दौड़ रही है, उसकी जो सुई होती है, मीटर होता है स्पीडोमीटर, वो 60 के ऊपर सुई है, 60 के ऊपर। इट मीन्स ये है कि वो बाइक 1 आवर के अंदर 1 घंटे में 60 किलोमीटर की डिस्टेंस कर जाएगी। यानी कि जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि दूरी तय करने में, कुछ दूरी चलने के अंदर जो हमें समय लग रहा है, उसे ही हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट को फॉर एग्जांपल मैं एस से लिख रहा हूं, कि एस के अंदर चेंज आता जा रहा है, कि पहले धीरे 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 डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है, कुछ ना कुछ टाइम भी तो लग रहा है उसको बढ़ने में। तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसके लिए हमें डिस्प्लेसमेंट का क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, उसका अवकलन करना पड़ेगा बच्चों। यानी कि ये हुआ विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। ये आप डेफिनेशन पढ़ के आए हो। चेंज द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। यानी कि हम लोग जो डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, विस्थापन है, उसके अंदर चेंज हो रहा है धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग। तो यानी कि जब टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है इस क्वांटिटी में, डिस्प्लेसमेंट में, यानी कि इसका हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। यही चीज तो डिफरेंशिएशन होती है, किसी एक क्वांटिटी में अदर क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में जो है उसमें चेंज हो जाए, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। या जो स्लोप ऑफ द ग्राफ ऑफ y वर्सेस x इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो चाहे तो आप ग्राफ से वैसे देखें, बट अभी हम इसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो यही चीज देखेंगे। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, वेलोसिटी। यानी कि आप डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगा। फिर हम बात करते हैं एक्सीलरेशन की। जैसे हम बात करें, अभी हम फॉर एग्जांपल बात कर रहे थे कि बाइक की स्पीडोमीटर की जो सुई है 60 के ऊपर है, 60 के ऊपर है। 10 मिनट के बाद हमने रेस को दबाया धीरे से, 10 मिनट के बाद देखा तो जो सुई थी स्पीडोमीटर की वो अब 80 के ऊपर जा चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले सुई कहाँ थी, 60 के ऊपर, 60 के ऊपर। 10 मिनट के बाद सुई कहाँ है, 80 के ऊपर, 80 के ऊपर। यानी कि पहले वेलोसिटी 60 थी बच्चों, अब वेलोसिटी कितनी हो चुकी है, 80। यानी कि वेलोसिटी में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हुआ कि नहीं हुआ, कि पहले वेलोसिटी 60 थी,
आफ्टर 10 मिनट वेलोसिटी कितनी है 80 है, यानी कि 10 मिनट के अंदर वेग बदल चुका है कि नहीं बदल चुका, यानी कि समय के सापेक्ष विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी में चेंज हो गया। वेलोसिटी में चेंज हो गया बच्चों, तो हमें वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में हुआ, तो वेलोसिटी में चेंज हुआ टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमने वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दिया है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या बन जाता है एक्सेलरेशन। क्या एक्सेलरेशन, यानी कि वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। चेंज द रेट ऑफ द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, यानी कि वेग में वेलोसिटी में चेंज हो रहा है टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम के रिस्पेक्ट में, तब क्या जनरेट होगा, जो क्वांटिटी जनरेट होगी दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। उसे ही हम लोग बच्चों क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, उस राशि को त्वरण। यानी कि विस्थापन में परिवर्तन होगा समय के सापेक्ष तो वेग उत्पन्न होता है, वेग में समय के सापेक्ष परिवर्तन होगा तो बच्चों क्या उत्पन्न होता है, त्वरण उत्पन्न होता है, एक्सेलरेशन और यहां पर वेलोसिटी। तो यानी कि हमें डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी फाइंड करनी हो या फिर वेलोसिटी से एक्सेलरेशन फाइंड करना हो, तब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करते हैं बच्चों। क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। ये बातें हम पढ़ चुके हैं कि y में x के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहे थे, y में t के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहे थे, तो हम डिफरेंशिएशन कर रहे थे, ये हम पढ़ के आए हैं। यानी कि विस्थापन में परिवर्तन कर रहे हैं समय के सापेक्ष तो वेग उत्पन्न हो रहा है, वेग में समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है तो त्वरण उत्पन्न हो रहा है। यानी कि हम विस्थापन का अवकलन करें तो हमें क्या मिलेगा, वेग मिलेगा, वेग का समय के सापेक्ष अवकलन करें तो क्या मिलेगा, त्वरण मिलेगा। लेकिन बच्चों आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है, यानी कि इसमें क्वेश्चन ये आ गया कि हमें क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया कि x इज इक्वल टू बच्चों क्या है, t की पावर 3 है। हमें डिस्प्लेसमेंट गिवन है s इज इक्वल टू t की पावर 3। काइनेमेटिक्स में इसके एग्जांपल आते जाएंगे, हम देखेंगे। तो यानी कि हमें डिस्प्लेसमेंट, हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट में चेंज, डिस्प्लेसमेंट s है तो ds, टाइम के रिस्पेक्ट में तो ds बाई dt, कितना x की पावर n लगाते हैं तो 3t 3 - 1, तो वेलोसिटी कितनी आई बच्चों, 3t की स्क्वायर। तो ये वेलोसिटी आई कि नहीं आई। इफ बच्चों हमें वेलोसिटी गिवन है t स्क्वायर प्लस 1, हमें क्या गिवन है, वेलोसिटी गिवन है t स्क्वायर प्लस 1, और हमसे पूछा क्या जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है बच्चों। क्या पूछा जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है। तो क्या करोगे आप, इसी चीज के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखते हैं हम इसको कि इफ हमें क्या दे रखा हो, वेलोसिटी हमें दे रखी है या फिर डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, तो वेलोसिटी पूछी है, वेलोसिटी गिवन है तो हमें एक्सेलरेशन पूछा है। एक क्वांटिटी में अदर क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम चेंज करके डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो हमें अगली क्वांटिटी मिल रही है। यानी कि हमने विस्थापन में चेंज किया तो वेग मिला, वेग में चेंज किया तो त्वरण मिला। तो यानी कि हमने इस तरीके से हमें ये फाइंड कर लिया। इफ आपसे पूछ लिया जाए कि वेलोसिटी तो इतनी है, तो आप लोग क्या चीज फाइंड करें, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करें। क्या फाइंड करें, डिस्प्लेसमेंट। यानी कि आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट जो था गिवन था, डिस्प्लेसमेंट गिवन है तो आप इसका डिफरेंशिएशन करते हो तो वेलोसिटी मिलती है, और वेलोसिटी का आप डिफरेंशिएशन करते हो तो एक्सीलरेशन मिलता है बच्चों। क्या मिलता है, एक्सीलरेशन मिलता है। कि इसका अवकलन किया तो वेग मिला और वेग का अवकलन किया तो त्वरण मिला, हमें यही तो मिला। यानी कि ये बच्चों क्या हुआ, विस्थापन हुआ, ये बच्चों क्या हुआ, वेग हुआ, ये बच्चों क्या हुआ, त्वरण हुआ। तो यानी कि विस्थापन का डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन, इसका अवकलन किया तो वेलोसिटी मिली यानी कि वेग मिला, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन किया तो एक्सेलरेशन मिला, यानी कि वेग का अवकलन किया तो बच्चों त्वरण मिला हमें। तो ये तो बात ये थी। इफ आपसे पूछा गया अभी कि हमें डिस्प्लेसमेंट था, विस्थापन दिया हुआ था, तो हमने वेग ज्ञात कर लिया, हमने डिफरेंशिएशन कर लिया क्योंकि हमने डिफरेंशिएशन पढ़ रखा है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इफ हमें क्या गिवन हो, हमें तो वेलोसिटी दिया हुआ है, हमें वेग दिया हुआ है और डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, यानी कि विस्थापन पूछ रहा है, रिवर्स प्रोसेस हुई कि नहीं हुई। यानी कि पहले डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी फाइंड कर सकते थे, वेलोसिटी गिवन है, हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, या फिर वो एक्सीलरेशन दिया हुआ है और वेलोसिटी फाइंड करनी है। डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ तो वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं अवकलन करके, डिफरेंशिएशन करके। वेलोसिटी गिवन है, हम डिफरेंशिएशन करके अवकलन करके त्वरण उसका एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। बट यहां पर वेलोसिटी दी हुई है, वेग दिया हुआ है तो विस्थापन ज्ञात करना है, त्वरण दिया हुआ तो वेग ज्ञात करना है, एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी फाइंड करनी, यानी कि रिवर्स चल रहे हैं। अगर हमें ऐसा करना हो, रिवर्स चलना हो, तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, उसी के लिए इंटीग्रेशन करते हैं। यानी कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन, यानी कि समाकलन
इंटीग्रेशन को समाकलन कह रहे हैं, तो समाकलन क्या हुआ, अवकलन की जो है रिवर्स प्रोसेस है उसकी उल्टी प्रक्रिया। तो ये चीज जो होती है इंटीग्रेशन। व्हाट इज द इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन। यानी कि जब हम लोग रिवर्स में चल रहे हैं बच्चों, उल्टा चलते जा रहे हैं, तब हम लोग क्या चीज क्या करना पड़ेगा उसके लिए, उस क्वांटिटी का, उस राशि का इंटीग्रेशन, उसका समाकलन कर दोगे तो हम जो है एक स्टेप पीछे यानी कि रिवर्स में आ जाते हैं। तो ये चीज जो होती है बच्चों इंटीग्रेशन होता है, समाकलन होता है। तो आगे बच्चों हम देखते हैं इसको ग्राफ से। तो हम देखें इसको कि जैसे हमें क्या था, x वर्सेस जो है y का ग्राफ था। x वर्सेस y ग्राफ की जो स्लोप थी, इसके जो tan थीटा था बच्चों, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा था। किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, डिफरेंशिएशन को। अब बात आती है इंटीग्रेशन की। किसकी बात आती है बच्चों, इंटीग्रेशन की। तो हम इंटीग्रेशन को देखेंगे कि इंटीग्रेशन जो है ग्राफ के अंदर किस टाइप से जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको। तो जैसे हमने क्या ले लिया, x वर्सेस y का एक ग्राफ लिया, हमें x और y का एक ग्राफ लिया है। तो बच्चों हमने यहाँ पर देखा कि मुझे इसका एरिया चाहिए, क्या चाहिए, इसका एरिया, तो मैं निकाल लूंगा क्योंकि एक ट्राइंगल है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो हमने क्या किया, इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड किया, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आई, हमने फाइंड कर लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। एक ट्राइंगल बन रहा तो एरिया हम फाइंड कर सकते हैं आसानी से। फिर मैं बोलूँ कि x और y के बिटवीन एक इस टाइप का ग्राफ बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो यानी कि एक आयत बन रहा है, एक पहले त्रिभुज था अब एक आयत, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसका भी एरिया फाइंड कर सकते हैं, एक रेक्टेंगल का, एक आयत का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन बच्चों प्रॉब्लम कब आएगी, जब हमें ये चीज़ दी हुई है कि हमें क्या दिया हुआ है, इस टाइप से दिया हुआ है और हमसे पूछा जा रहा है कि इस ग्राफ का जो है बच्चों आप एरिया फाइंड कीजिए। क्या दिया जा रहा है, इसका एरिया फाइंड कीजिए। तो इसका एरिया हमें किस तरीके से फाइंड करना होगा वो हम देखेंगे इसको। तो यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है, इसका एरिया आप कैसे फाइंड करोगे, यहाँ प्रॉब्लम आ रही। हमें ट्राइंगल का फाइंड करना, त्रिभुज का हम कर लेंगे आसानी से। हमें रेक्टेंगल का फाइंड करना था, आयत का, वो भी हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 9-10 तक तो ये फॉर्मूला हम पढ़ के आए हैं, वहाँ मैथ्स काम आ जाती है। लेकिन यहाँ वो हमारी मैथ्स काम नहीं आएगी। इसी चीज़ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। यानी कि डायरेक्ट आप जब स्लोप फाइंड कर रहे हो x वर्सेस y ग्राफ के बिटवीन, आप जो ग्राफ की स्लोप फाइंड कर रहे हो तो हम डिफरेंशिएशन कर रहे थे, उसका अवकलन कर रहे थे, आप ढाल ज्ञात कर रहे थे। लेकिन जब आप लोग क्या कर रहे हो बच्चों, इस तरीके का कोई ग्राफ है, इसका एरिया फाइंड करना पड़े, तो उसी चीज के लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन इसका देखेंगे हम किस तरीके से करेंगे बच्चों। तो हम क्या करते हैं, इसकी एक छोटी छोटी स्ट्रिप के अंदर हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। स्ट्रिप यानी कि अल्पांश। अल्पांश का मतलब क्या हुआ, देखें इसको, अल्प अंश, इस वर्ड को तोड़े हम, अल्पांश को क्या बन रहा, अल्प अंश। अल्प का मतलब छोटा, बहुत छोटा। अंश का मतलब होता पार्ट, उसका भाग, यानी कि बहुत छोटा भाग, बहुत छोटा पार्ट, यानी कि एक छोटी सी स्ट्रिप। ये चीज़ें जो होती हैं हम देखें इसको कि हम छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड करेंगे, छोटी छोटी हम इसके अंदर एक स्ट्रिप्स काट लेंगे। तो बच्चों हम देखें कि हमने क्या किया, यहाँ पर इसको छोटी छोटी स्ट्रिप के अंदर डिवाइड करेंगे। तो मैंने क्या कर लिया कि यहाँ पर एक छोटी सी स्ट्रिप ले ली, यहाँ पर इस तरीके से ये स्ट्रिप काट ली मैंने इसको। तो इसका ये चूंकि x है, x और ये y है, तो छोटा सा जो है ये यहाँ पर देखिए छोटा सा चेंज हो रहा है। बहुत छोटा जब चेंज होता है, बहुत छोटा परिवर्तन होता है, तो बच्चों उसे क्या लिखते हैं हम, dx। ये हम डिफरेंशिएशन में पढ़ के आए हैं, x2 - x1 था, बहुत छोटा चेंज होता है तो dx बोलेंगे, क्योंकि ये x एक्सिस के ऊपर है तो dx होगा। इफ ये y एक्सिस के ऊपर होता तो हम क्या लेते हैं बच्चों, dy। तो ये छोटी सी स्ट्रिप ली। और बच्चों इस वैल्यू की यदि हम बात करें तो इसकी लेंथ कितनी मान ली हमने, y1 ले, कितनी लेते हैं, y1 की बात करते हैं, y1 ले लेंगे इस टाइप से। यानी कि ये बनी बच्चों y1, y एक्सिस के ऊपर है। हम बच्चों क्या करते हैं, एक छोटी सी स्ट्रिप इसी टाइप से हम एक और स्ट्रिप काट लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं एक छोटी सी बच्चों स्ट्रिप ली, ये भी बच्चों क्या होगी, dx। और ये बच्चों हमने क्या ले लिया, y2 ले लिया बच्चों, क्या ले लिया, y2 ले लिया। इसी टाइप से हम बहुत सारी स्ट्रिप काटते जाएंगे, डैश डैश, इसी टाइप से ये भी dx होगी। और ये बहुत सारी स्ट्रिप n स्ट्रिप काट लेते हैं तो ये लेंथ कितनी हो जाती है, yn हो जाती है।
तो हम देखें इसको ग्राफ से तो क्या देख पा रहे हैं हम लोग इसको कि ये ग्राफ था, इसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो हम डायरेक्टली तो जो हम हमारी जो मैथ्स है 9-10 तक जो पढ़ के आए थे वो हम मैथ्स बच्चों यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं इसका एरिया फाइंड करने के लिए। तो मैंने इसको छोटी छोटी स्ट्रिप के अंदर काट लिया, छोटे छोटे अल्पांश छोटे छोटे भागों के अंदर बांट लिया है इसको। तो ये जैसे dx बहुत छोटा जब चेंज होता है तो dx y एक्सिस के ऊपर होगा तो बच्चों dy होता है, ये हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। ये y1 ये y2 ये डैश डैश कहाँ तक चलता गया, yn तक चलता गया। फिर हम बच्चों बात करें इस पूरे की, अगर हम बात करें इस पूरे की वैल्यू फाइंड करनी हो हमें तो बच्चों देखो, यानी कि मैं इस स्ट्रिप की बात कर लूँ, जैसे जैसे हमारे पास ये एक स्ट्रिप थी इस टाइप से, ये हमारे पास क्या आ रही है एक स्ट्रिप थी इस टाइप से, ये बच्चों क्या था dx था, ये बच्चों क्या था y1 था। इफ मैं इसके एरिया की बात करूं इसका क्षेत्रफल, तो बच्चों इसका क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो यानी कि क्या बना y1 और dx बना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी टाइप से मैं दूसरी स्ट्रिप की बात कर लेता हूं, ये क्या है बच्चों dx है और ये क्या है बच्चों y2 है, तो इसका एरिया कितना होगा बच्चों y2 dx लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई आयताकार जो हमें दिखाई दे रही है। इसी टाइप से इसका yn dx हो जाएगा। इफ मैं पूरे के एरिया की बात करूं बच्चों, यहां से यहां तक का हमें पूरा के एरिया चाहिए, तो मैं इसका क्या करूं, एरिया रिक्वायर्ड जो है हमें, एरिया रिक्वायर्ड जो हमें पूरा एरिया चाहिए, कितना एरिया रिक्वायर्ड है बच्चों उसको हम देखें तो क्या बन रहा है, यहां से देखते हैं हम उसको। तो यानी कि हमें क्या मिलेगा, पूरा एरिया जब चाहिए तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं y1 dx प्लस y2 dx प्लस डैश डैश yn dx, कुछ इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि हम क्या करते हैं, ये तो हम 10th में भी पढ़ के आए थे कि हमारे पास क्या है कि इस कोई जो है 10 जो है हमारे पास बात करते हैं, कोई 10 पार्ट है या कुछ भी है 10 वैल्यू, उनको हमें जो पूरे सभी की वैल्यू चाहिए, पूरे की वैल्यू चाहिए तो सभी को जोड़ देते हैं, जिसे आप मीन कहते हो, समांतर माध्य ज्ञात करते हो। समांतर माध्य कैसे, माध्य ज्ञात करना किसे ज्ञात करते हैं हम, ऐसे तो ज्ञात करते हैं, सभी को जोड़ देंगे तो पूरे की वैल्यू आ जाएगी। जैसे यहाँ पर जो है इनके y1 y2 y3 y4 डैश डैश yn तक था, तो इफ मैं सभी को ऐड कर दूं बच्चों, सभी को जोड़ देता हूं तो क्या पूरे की वैल्यू नहीं आएगी, तो पूरे की तो आएगी। यहाँ से y1 dx y2 dx yn dx हमने सबको क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो बच्चों मैं इसको इस प्रकार से भी तो लिख सकता हूं, हम समीशन का कब यूज करते हैं, ये समीशन का यूज करते हैं, ये भी आप यूज करते आए हो इस तरीके से। तो आप लोगों के पास क्या है y dx जो n की वैल्यू है बच्चों 1 से स्टार्ट होकर कहां तक जा रही है, n तक चलती जा रही है, इस तरीके से जो है वो चलता जा रहा है yn dx। तो हम इस टाइप से भी कुछ बच्चों इसको लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यानी कि सबका हमें समांतर माध्य ज्ञात करना हो, सबका टोटल ज्ञात करना हो, तो बच्चों हम ऐसे ही तो ज्ञात करते थे टोटल, इस तरीके सबको जोड़ दिया तो बच्चों टोटल आया। लेकिन क्या ये चीज हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या ये जो हमने फाइंड किया वो इसके लिए सही है, ग्राफ के लिए सही नहीं होगा। क्यों, ये हमने कब फाइंड किया, देखो जब ये एक रेक्टेंगल हो यानी कि पूरा बराबर हो, बट ये ग्राफ देखो रेक्टेंगल नहीं है, रेक्टेंगल तो यहाँ कट रहा है, ये चीज़ एक्स्ट्रा है या नहीं है, क्या ये चीज़ एक्स्ट्रा है या नहीं है, क्या ये चीज़ एक्स्ट्रा है या नहीं है इसमें, क्या ये जो चीज़ है हमने इसको डार्क किया है, क्या ये कहीं अप्लाई हुई इसके अंदर, नहीं हुई, तो फिर ये सही कहाँ से हुआ इसके लिए, इसका मतलब सही नहीं हुआ। ये चीज जो है राइट तो तब होगी ना जब क्या हो, यहां से ये पूरा इस तरीके से हो, यानी कि पूरा क्लोज हो, एक्स्ट्रा पार्ट ना हो। बट यहां पर क्या है बच्चों, इस तरीके का एक्स्ट्रा पार्ट है ये वाला, इसके अंदर भी इस तरीके से एक्स्ट्रा है, सबके अंदर ये एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है, क्योंकि ये जो एक ग्राफ जो है स्ट्रेट नहीं है, पूरा ऊपर नहीं है, ये कैसा है, एक कर्व्ड लाइन है, एक कर्व्ड लाइन है, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। ऐसा तो तब होगा जब ये पूरा बंद हो यहां से, ताकि लंबाई इंटू चौड़ाई लगा लें, बट यहां पर पूरा ये नहीं है। तो इफ हमें ये चीज जब कवर करनी होगी तो पूरे का एरिया निकालना होगा, इसी के लिए बच्चों हम इस मिशन को ना लगाते हुए इंटीग्रेशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों, इंटीग्रेशन लगाएंगे, ये चीज होती है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन क्या हुआ, एरिया ऑफ द ग्राफ ऑफ y वर्सेस x इज इंटीग्रेशन, यानी कि y और x के मध्य जो ग्राफ बना है उसका जो एरिया है वही क्या है, समाकलन है, वही बच्चों क्या है, इंटीग्रेशन है। तो ये चीज होती है बच्चों इंटीग्रेशन। यहां हमें इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ जाती है, यहां तक तो इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं थी। इफ हमारे पास ऐसा सीधा बनता, यदि ये सीधा सीधा ग्राफ बनता तो हम इस तरीके से इनको जोड़ते हुए, हम इनको ऐड करते हुए जो है फाइंड कर सकते थे बच्चों। बट क्या हो रहा है, यहां पर कर्व लाइन है, इतना एरिया जो है बच्चों वो क्या आ रहा है,
एक्स्ट्रा आता जा रहा है, एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ये चीज हम काम में नहीं ले पाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये इंटीग्रेशन यूज में लेना होगा, ये इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हमें, यानी कि समाकलन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन क्या हुआ, एरिया ऑफ द ग्राफ ऑफ y वर्सेस x इज इंटीग्रेशन, यानी कि x और y ग्राफ का जो एरिया होगा उसे हमें फाइंड करना है। तो बच्चों हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। इफ हमें क्या करना है, यहां से लेकर यहां तक का एरिया फाइंड करना है। मान लेते हैं x इज इक्वल टू 0, x और ये x इज इक्वल टू मान लेते हैं कि x2 आ गया या x1 आ गया। ये x इज इक्वल टू 0 है, यहाँ ये जो है x इज इक्वल टू x1 है। तो यानी कि 0 से x1 तक जा रहे हैं, तो x की वैल्यू 0 से लेकर x की वैल्यू x1 तक पुट कर देंगे, ये लो पूरे का एरिया आ जाएगा। तो इस तरीके से हम पूरे का जो है बच्चों एरिया फाइंड कर सकते हैं। हम नॉर्मल सिंपल सी लैंग्वेज की बात करें कि हमें जहाँ से लेकर जो है वहाँ तक की जो है डिस्टेंस कवर करनी है, तो हम इसको बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, यानी कि स्ट्रिप में डिवाइड कर लेंगे। किसी एक स्ट्रिप को लेंगे हम, किसी एक पार्ट को लेंगे, उसकी वैल्यू फाइंड करके पूरे की करनी हो, तो जहाँ से हम चले और यहाँ तक हम गए। फॉर एग्जाम्पल की बात करें कि हम यहाँ से चले और यहाँ तक आए हैं, हमने इसको इस पार्ट्स में जो है बराबर बराबर इक्वल जो है स्ट्रिप के अंदर डिवाइड कर लिया है। तो बच्चों हम कोई भी एक स्ट्रिप लेंगे, उसकी वैल्यू कर लेंगे, हम फाइंड कर लेंगे, उसकी वैल्यू फाइंड करके हम क्या करें, चले यहाँ से थे और यहाँ तक आए हैं, तो जहाँ से चले जहाँ तक आए उसकी वहाँ से वहाँ स्टार्टिंग से एंड पॉइंट की लिमिट पुट कर दीजिए, एक की वैल्यू निकाल करके, तो सभी की जो वैल्यू है बच्चों आ जाती है। ये चीज़ जो होती है बच्चों इंटीग्रेशन होती है, इसी को बच्चों हम क्या कहते हैं, समाकलन कहते हैं। तो समझ में आई बात, समाकलन क्या हुआ, तो ये चीज़ बच्चों समाकलन होती है। तो आगे हम बात करें तो x1 से x0 से लेकर बच्चों x1 तक आया है, तो ये चीज़ बच्चों इंटीग्रेशन होती है। इस तरीके से हम समाकलन को जो है अप्लाई करते हैं कि जब वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी आ रही है, हमें उसको बराबर बराबर भाग में पार्ट्स में डिवाइड किया है, जहाँ से चले जहाँ तक हम पहुँचे हैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट के बिटवीन की जो वैल्यू है, तो वो लिमिट के अंदर आप पुट कर दीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो पूरे की वैल्यू आ जाती है। तो यही जो है समाकलन का जो है यूज़ होता है। एरिया फाइंड करना हो हमें इस तरीके से, तो वैल्यू को हमें ज्ञात करते जा रहे हैं, यही जो चीज़ें हैं इंटीग्रेशन में काम आने वाली है। अब बच्चों हम आगे देखते हैं इसके बेसिक फार्मूलाज क्या होते हैं, तो इसके फार्मूलाज को जो हम कैसे अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन कहाँ कैसे अप्लाई होता है। तो बच्चों अब हम इसकी बात करते हैं फार्मूलाज की, हम इसको कहाँ कहाँ पर जो है यूज़ कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन के फार्मूलाज को हम यूज़ करते जाएंगे और फिर देखते हैं हम लोग इसके अंदर क्या इसको जो है कैसे अप्लाई कर पाएंगे। तो इसके बेसिक फार्मूला की यदि हम बात करें तो बच्चों जैसे बात करते हैं y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, तो हम पहले ही बता चुके हैं कि ये जो है रिवर्स प्रोसेस है किसकी, डिफरेंशिएशन की। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो देखें इसको कि y dx इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, तो यानी कि देखें y की वैल्यू क्या थी बच्चों, x की पावर n, y की वैल्यू क्या है, x की पावर n पुट किया, तो इसका जो है इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस वन प्लस c आता है, क्या आता है, प्लस c यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट होता है, एक नियतांक होता है, समाकलन नियतांक, इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं। कई जगह ये हमें लगेगा कि कई जगह तो ये लिखा हुआ मिलेगा और कई जगह पर ये लिखा हुआ नहीं मिलता। तो ये ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि ये जो होता है एक इनडिफाइन जो होता है इंटीग्रेशन है, और जहाँ पर डिफाइन इंटीग्रेशन होगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा, वहाँ पर सी नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है, जैसे अभी बच्चों मैंने आपको बताया था कि हमने y n dx किया था, y dx था, वहाँ पर मैंने x की वैल्यू 0 से लेकर के x की वैल्यू x1 पुट की थी। मतलब यहाँ पर हमें एक डिफाइन है कि हम कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, हमें एक फिक्स है कि हम जैसे बात करूं मैं 0 से 3 तक जा रहा हूं, तो यहाँ पर एक डिफाइन है 0 से 3, तो यहाँ हमें एक लिमिट रखी जा रही है, इसकी चीज़ को लिमिट कहते हैं। तो हमें एक निश्चित है ये कि 0 से 3 तक जाना है, तो वहाँ पर सी नहीं आएगा, बट यहाँ पर डिफाइन नहीं है कुछ भी कि कहाँ से कहाँ तक करना है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाता है, सी आ जाता है। तो सी कब लगाना, जहाँ पर हमें अनडिफाइन हो, डिफाइन ना हो, यानी कि जिसे हम कहते हैं अनिश्चित समाकलन, और यहाँ पे हमें डिफाइन हो गया यानी कि निश्चित समाकलन की बात आए, पता हो हमें लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है, वहाँ पर सी नहीं आता है। जैसे हम इसको अप्लाई करें, बात आ जाती है कि कोई क्वेश्चन आ गया x dx, क्या आया, x dx, इसका इंटीग्रेट करें, तो जब इंटीग्रेशन कर देंगे फॉर्मूला अप्लाई हो जाता, तो इंटीग्रेशन का साइन नहीं आता, मतलब x की 1 लिख सकता हूँ, बात तो एक ही है कि x है चाहे x की 1, तो क्या करूँगा, n प्लस 1 लगाएंगे हम, n की वैल्यू 1 है, फॉर्मूला में 1, नीचे भी n प्लस 1 प्लस c,
यानी कि एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। इसका क्या होगा बच्चों, इंटीग्रेशन। मेरे पास आ जाता है एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो मैं क्या करूंगा बच्चों, एक्स एन प्लस वन, एन की वैल्यू 2 है, प्लस 1 आएगा फॉर्मूले में, नीचे एन प्लस 1। ये जो पावर आ रही है एन की तो काम कर रहा है एक्स की पावर एन डी एक्स था, तो यहाँ पर क्या लिख लूंगा मैं, एक्स की पावर नीचे क्या आएगा 2 प्लस 1, एक्स की पावर 3/3 प्लस सी। मैं बात करूं मेरे पास x की पावर 3 dx आ जाता है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी। तो इस तरीके से लगाएंगे। मेरे पास ये आ जाता है रूट एक्स डी एक्स आ जाता है, तो बच्चों इसको कैसे करूं मैं, रूट एक्स यानी कि x की पावर 1/2 लिख सकता हूँ, रूट लगा हुआ है। ये हम पहले भी बता चुका हूँ आपको कि किसी के ऊपर रूट आ गया इट मीन्स उसकी पावर कितनी है, 1/2 है। तो 1/2 के लिए करेंगे x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस, तो ये x की पावर कितना हुआ बच्चों 3/2, और साथ में क्या आ जाएगा नीचे 3/2 और प्लस में c। तो ये जो है इसकी इंटीग्रेशन की जो है बच्चों वैल्यू हो जाएगी। या फिर मैं इसको ऐसे लिखूं कि मेरे पास आ जाता है 1/√dx को आप इंटीग्रेट करें, तो कैसे करेंगे हम देखें इसको कि नीचे अपने पास क्या है, x की पावर 1/2 है, अगर ये बच्चों ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, x की पावर -1/2 और dx, तो क्या बन जाएगा ये बच्चों देखें इसको, x की पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस सी, तो x की पावर हाफ और नीचे भी हाफ प्लस सी, ये बन जाएगा n+1 अपॉन n+1। तो ये था बेसिक फॉर्मूला है इसका x की पावर n का, x की पावर n dx होगा तो x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी आ जाता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, समाकलन नियतांक कहते हैं। आगे मैं बच्चों बात करूं, यानी कि यहां पर जो बच्चों n है वो कभी भी -1 नहीं होना चाहिए, कि जो n की वैल्यू होगी वो इज नॉट इक्वल होगी -1, कि कभी भी जो आप n की वैल्यू हो है वो -1 नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते -1, आइए हम देखते हैं इसको, -1 जो है वो क्यों हम नहीं रख सकते हैं। तो -1 हम क्यों पुट नहीं कर सकते, तो आइए बच्चों हम देखें इसको कि इफ x की वैल्यू जो मैं -1 पुट कर दूं, n की वैल्यू, तो n की जगह पुट करिए -1 प्लस 1 है फॉर्मूले में, नीचे -1 प्लस 1, तो -1 प्लस 1 बच्चों कितना हुआ 0, तो x की पावर 0/0। तो वी नो दैट, हमें अच्छे से ये बात पता है, किसी भी नंबर के अंदर, किसी भी संख्या के अंदर आप 0 का डिवाइड करते हो तो आंसर कितना आ जाता है, इन्फिनिटी। इसीलिए बच्चों x की जो पावर n है ये कभी भी जो n की वैल्यू है और ये -1 नहीं होनी चाहिए। -1 होते ही बच्चों क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगी पूरी वैल्यू, तो जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हमें -1 कहीं भी ऐसा नहीं आएगा, -1 हमें नहीं करना है, नहीं तो हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। अब हम देखते हैं इफ -1 यहाँ पर ऐसे आ जाता है, हम -1 की तो बात कर रहे हैं, यानी कि ये चीज़ आ जाती है हमारे पास। इफ मैं इसको ऐसा लिख लूँ 1/x dx, 1/x dx, यानी कि मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, x ऊपर गया -1 dx। तो देखिए यहाँ पर -1 आया कि नहीं आया, आ गया -1। अब -1 आ गया तो अब हम कहेंगे कि अभी तो हमें बताया x की वैल्यू, n की वैल्यू यहाँ पर -1 हमें नहीं लेनी है, इन्फिनिटी आ जाएगा। और अभी यहाँ देखिए x की वैल्यू -1 आई, तो x की वैल्यू -1 dx आ रही है, तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता क्या, 1/x और dx। तो इसका जो होता है इंटीग्रेशन वो बच्चों होता है log mod x प्लस सी, कि x की वैल्यू जो है हमेशा पॉजिटिव, तो इसके लिए नया फॉर्मूला लगेगा। तो 1/x dx का जो इंटीग्रेशन होगा बच्चों वो क्या होगा, log x प्लस c हो जाएगा। तो इसका log x होगा, हम इसको ऐसे नहीं करेंगे -1, तो -1 आ रहा तो उसको 1/x ds लिखा जाएगा, तो जो कि log x प्लस c, -1 इसी को हम x की पावर n लगा देते हैं तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा, आंसर तो इन्फिनिटी आ जाता है। इसलिए हमें ऐसा नहीं करना, उसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, log x प्लस c। हमें ध्यान होगा, हम डिफरेंशिएशन में चलते हैं, थोड़ा सा वापस चलते हैं, हम वापस जो है याददाश्त को ताज़ा करते हैं। log x dx का जो बच्चों था, हम लोग बात करते हैं log x की। log x का डिफरेंशिएशन था वो 1 क्या था, x था, और 1 log x का 1/x डिफरेंशिएशन था, और 1/x का इंटीग्रेशन log x है। तो अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो
तो ये रिवर्स प्रोसेस हुई कि नहीं हुई? log x का डिफरेंशिएशन 1/x और 1/x का इंटीग्रेशन log x। तो इस टाइप से ये जो है रिवर्स प्रोसेस होती है इंटीग्रेशन किसकी बच्चों? डिफरेंशिएशन की। यानी कि जो समाकलन है वो अवकलन की रिवर्स प्रक्रिया होती है, उल्टी प्रक्रिया होती है, रिवर्स प्रोसेस होती है। तो इस तरीके से आप लोग बहुत सारे जो एग्जाम्पल हैं आप लोग सॉल्व करके देख सकते हैं। आगे बच्चों एग्जाम्पल को देखते हैं। हमारे पास ये आ जाता है x dx और जो लिमिट है 2 से 3 तक आ जाती है। कहाँ से? 2 से 3 तक इसकी जो है बच्चों लिमिट आ रही है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखें इसको, x की पावर n+1 लगा 1+1/1 और लिमिट 2 से 3। अब इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा जब हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। तो हमने जो इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है x की पावर n, तो यहाँ पर देखें बच्चों, तो हमने फॉर्मूला जैसे ही अप्लाई किया तो फॉर्मूला अप्लाई करते ही इंटीग्रेशन का साइन हटेगा, लिमिट यहाँ आएगी। और याद रहे +c नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बच्चों? क्योंकि हमने आपको ये बात बता दी है, जब ये एक डेफिनेट इंटीग्रेशन है, एक निश्चित समाकलन है, इसकी लिमिट है 2 से 3, लिमिट आएगी तो +c नहीं आएगा। अदरवाइज लिमिट ना हो देन यू कैन यूज +c, तब आएगा वो। तो यहां पर देखें तो मैं क्या बना, x की पावर जो है 2/2 लिमिट 2 से 3। अब बच्चों बात आती है लिमिट ऐसे थोड़ी नहीं पड़ी रहेगी, इसको अप्लाई कैसे करेंगे लिमिट को? पहले x की जगह जो यहाँ हो रहा है आ रही है वैल्यू x y z जो भी आ रहा है उसकी जगह लिमिट पुट होगी यहाँ जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो लिमिट उसी की रखी जाती है जिसके रिस्पेक्ट हो रहा है। x की जगह 3 आएगा तो 3 की स्क्वायर करते हैं तो 9 आ जाता है, नीचे का सेम पड़ा रहेगा। माइनस लगा के लोअर लिमिट आएगी तो x की जगह 2 की स्क्वायर 4/2 आ जाता है। तो इसका आंसर आ जाता है 5/2 यानी कि 2.5। तो ये बच्चों इसका वैल्यू होगी 2.5 जो है 2.5 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर हम कोई और यूज़ करते हैं, हमारे पास x² आ जाता है, इसकी लिमिट हम मान लेते हैं 1 से 2 है, x² dx की लिमिट 1 से 2 है। तो इसको इंटीग्रेट करें बच्चों तो x की पावर 2 + 1/2 + 1 और जो बच्चों हम लिमिट की बात करें वो 1 से 2 आएगी। इंटीग्रेशन हट जाएगा, लिमिट यहाँ चली जाएगी, ब्रैकेट यूज़ करते हुए आप लिमिट लगा सकते हो। +c नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि एक इन लिमिट का क्वेश्चन है, एक डेफिनिट इंटीग्रेशन है। तो आगे हम बात करें इसको क्या लिखेंगे, x की पावर 3/3 और 1 से 2 इसकी लिमिट। अपर लिमिट 2 की जगह 3 x की जगह 2 आएगा, 2 की पावर 3 8 होता है, 8/3 माइनस लगा के लोअर लिमिट 1 की पावर 3 1 और नीचे 3 आ रहा है। तो ये बच्चों आंसर कितना आया? 7/3। कितना आया? 7/3। तो ये इस तरीके से बच्चों आप लिमिट लगा सकते हो। कोई अदर आपके पास आ जाता है, हमारे पास x की 3 आई और लिमिट 0 से 2 आ जाती है dx, तो इसमें कैसे करोगे? तो आप करिए इसको, x की पावर 3 + 1/3 + 1 लिमिट 0 से 2 तक है और ये बन जाता है x की पावर 4/4 और बच्चों लिमिट कितनी है? 0 से। और हम बात करते हैं यहाँ पर 2 की पावर, पहले अपर लिमिट 2 की पावर 4 कितना होता है बच्चों? 2 की पावर अगर हम 4 की बात करते हैं तो बच्चों कितना आ जाता है? 16 आ जाता है /4 माइनस लगा के। 0 की पावर 4 0 होता है, नीचे 4 पड़ा है तो ये 0 बन गया, ये 4 से कैंसिल हुआ, तो यानी कि आंसर कितना आया? 4। कितना आएगा? 4। तो इस तरीके से आप बच्चों लिमिट का अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है इस तरीके से जो है आप उसको अप्लाई करते जाइए, आपके आंसर जो है बच्चों आते जाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट जो है इसका फॉर्मूला की बात करें, ये बच्चों हमारे पास ex आ रहा है, a की पावर x dx आ रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन की बात करें a की पावर x प्लस कितना होगा? c। लिमिट नहीं है तो +c आ जाएगा। देखो e की पावर x की बात करें, इसका डिफरेंशिएशन कितना था बच्चों? e की पावर x था, तो इंटीग्रेशन e की पावर x रिवर्स प्रोसेस होती है, पहले बताया। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक ही रहेंगे, तो ये e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा बच्चों। अगर ये आपके पास, ये वैसे बता रहा हूँ मैं आपको, अगर ये आ जाता है dx, डायरेक्ट dx आ रहा है, तो इसका क्या करोगे आप? देखें इसको, मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता x की पावर 0 dx, क्योंकि x की पावर 0 है, किसी की भी पावर 0 होती है उसका वैल्यू कितना होता है? 1 ही तो होता है उसका आंसर। तो इसलिए मैंने इसको 1 dx की इंटू में 1 लगा दें, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, यहाँ 1 लगा दूँ तो, और 1 की जगह x 0 लिख दूँ तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और x की पावर n लगाइए, अब इसके अंदर क्या लगेगा? n+1 यानी कि 0 + 1/0 + 1 और साथ में dx तो हो चुका है, प्लस में c आएगा। क्या बन जाता है ये देखेंगे इसको, तो यहाँ पर बन जाएगा x की पावर 1/1 + c, तो यानी कि ये आया x + c। तो यानी कि dx का जो इंटीग्रेशन है बच्चों कितना आया? x आया है। कितना आया है बच्चों? x आया है। आगे हम देखें इसको कि हमारे पास कोई क्वेश्चन आ जाते हैं, एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं हम इनकी। हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है 2x² dx, ये आ गया। ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे?
देखें तो ये 2 आ रहा है तो इसको हम बाहर ले लेंगे, पीछे बच गया एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब आप इसके अंदर क्या करिए, अप्लाई कर दीजिए इंटीग्रेशन, तो क्या बनेगा एक्स की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1, तो 2 इंटू एक्स की पावर 3/3, 2/3 एक्स की पावर 3, और प्लस भी कौन आएगा, सी भी आ जाएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा, समाकलनीय। यदि मेरे पास बच्चों ये आ जाता है 3dx, 3 को बाहर निकालिए, पीछे कौन रह गया dx, तो बच्चों आपको बताया अभी dx का कितना होता है x, कितना x, तो ये बन गया 3x + c, कितना 3x + c। तो आप इस चीज़ को बच्चों ध्यान रखिए, इस टाइप से जो है आप इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज को यूज़ करते जाइए। आप और भी हम एग्जांपल देख लेते हैं, 2 तो 4 एग्जांपल देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं बच्चों, साथ साथ करिए आप किस तरीके से जो आप इसको कर पाते हो। तो प्रैक्टिस करते जाइए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा जो है फॉर्मूले हमारे दिमाग के अंदर जो है वो एडजस्ट होते जाएंगे। तो जैसे आगे हमारे पास आ जाता है 4e की पावर x, तो 4 हमें पता है कॉन्स्टेंट है, बाहर आएगा, e की पावर x बचा, तो क्या बन जाएगा इसका, तो इसका ये बन जाएगा हमारे पास, यानी कि 4e की पावर x का e की पावर x होता है प्लस c आ जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको जो है कर सकते हो। कोई और आ जाता है, कोई भी आप लोग फॉर्मूला अप्लाई करते जाइए, आपके जो है बच्चों आंसर आते जाएंगे। हमारे पास 4x की पावर जो है वो 3 आ जाता है, या फिर ऐसे आ जाता है हमारे पास कोई भी, यानी कि 4/3 और x² dx, ये आ चुका है। इसको आप कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो 4/3 हम बाहर लेंगे, अंदर कौन बच गया x² dx, तो 4/3 इसको करिए x² + 1 अपॉन 2 + 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आना चाहिए, 4/3 और ये क्या बनेगा x की पावर 3/3 प्लस c, तो ये बच्चों कितना आ जाएगा 4/9 और x की पावर 3 प्लस c, तो ये बच्चों इसका आंसर होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा। तो इस तरीके से बच्चों आप जो है इंटीग्रेशन का फॉर्मूलाज आपको ध्यान है तो फॉर्मूला अप्लाई करते जाइए, आप इंटीग्रेशन का आंसर आता जाएगा, आपको आंसर मिलता चला जाएगा। तो बच्चों इस टाइप से ये हमारा इंटीग्रेशन था, हमने इसको देखा है। अभी इसका हम नेक्स्ट पार्ट भी पढ़ेंगे, ये हमने फर्स्ट पार्ट में इसको देखा, नेक्स्ट पार्ट हम इसका नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे, और जो है उसके और भी फॉर्मूला, अभी तो हमने 2-3 फॉर्मूलाज ही देखे इसके, जो कि इसका बेसिक था। तो तब तक आप लोग ये फॉर्मूलाज जो है बच्चों इनको याद करिए, इनको पढ़िए, अप्लाई करिए, इसका देखिए ग्राफ से क्या होगा, एरिया निकालना क्या इंटीग्रेशन है, कैसे डिफ्रेंशिएशन से कैसे इंटीग्रेशन यूज़ हो रहा है, कैसे डिफ्रेंशिएशन यूज़ हो रहा है। तो डिफ्रेंशिएशन के लिए आप जो है यूट्यूब के ऊपर जाइए, इस चैनल के ऊपर देखिए, नवीन मुडाई चैनल के ऊपर जाएंगे तो आप लोगों को वहां डिप्रिसिएशन के 2 पार्ट का लिंक है, 2 पार्ट दे रखे हैं डिप्रिसिएशन के, आप उनको देखिए, जिसने नहीं देखा है वीडियो देखिए आप लोग, और तब तक आप लोग इनको पढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो तक थैंक यू, बाय।